मिल गई मुझे इंफॉर्मेशन। नेटवर्क में किसी दो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस मतलब किसी नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करना और डाटा को ट्रांसफर करना और रिसोर्सेज को शेयर करना। डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं डिवाइसेस की जो हम किसी एक नेटवर्क में यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास हब्स, रिपीटर्स, राउटर्स, गेटवे, स्विचेस एंड ब्रिजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे पास हब। हब को हम मल्टी पोर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है पोर्ट्स का। 24 पोर्ट्स इसमें एक साथ कनेक्ट होती है, मतलब एक साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कंप्यूटर में जब डाटा सेंड करना होता है तो पहले डाटा एक वर्क स्टेशन से हब में जाता है और देन वो सारे पीसेस को चेक करता है, वर्क स्टेशन को चेक करता है और फिर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे अपने नेटवर्क डाटा को सेंड कर देता है, या किसी पैकेट को जो उसने सेंड करना होता है उस पर सेंड कर देता है। हब्स की मेरे पास 3 टाइप्स आती हैं, एक्टिव, पैसिव और इंटेलिजेंट। एक्टिव हब का काम ये होता है कि उसने एक वर्क स्टेशन से डाटा को लेना है और फिर उसको एम्पलीफाई करके फिर देन नेक्स्ट उसकी डेस्टिनेशन पे सेंड करना होता है। मतलब उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करने के बाद वो डाटा को सेंड करेगा। लेकिन पैसिव हब का ऐसा कोई भी रूल नहीं होता, वो डायरेक्ट डाटा को एक जगह से लेता है और उसको विदाउट एनी ऑप्टिमाइज और एम्पलीफाई किसी दूसरी जगह पे सेंड कर देता है। इस देन इंटेलिजेंट हब का काम ये होता है कि वो सारे नेटवर्क की मैनेजमेंट को चेक करता है, मतलब किस पोर्ट से डाटा लिया जाएगा और किस पोर्ट पे इसको सेंड किया जाएगा। देन मेरे पास आता है रिपीटर। रिपीटर का काम होता है एक सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करना। ये यूजुअली ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर पे यूज किया जाता है। मतलब एक वर्क स्टेशन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम रिपीटर को अटैच करते हैं जहाँ पे हमें डर होता है कि हमारा कहीं डाटा लॉस ना हो जाए या किसी भी मीडियम की वजह से, तो उस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम उसको कनेक्ट करते हैं। इसका काम ये होता है कि वो डाटा को दोबारा सिग्नल्स कैच करके उसको दोबारा रीजनरेट करके उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे सेंड करता है। मतलब सेगमेंट 1 से लेके सेगमेंट 2 पे सेंड करेगा विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी डाटा। देन आता है राउटर्स। राउटर्स का मतलब होता है ये किसी दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हार्डवेयर बेस्ड भी होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है। हम अपने घर की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे घर राउटर्स हम यूज करते हैं, वो एक वायर्ड नेटवर्क को अनवायर्ड नेटवर्क के साथ अटैच करता है। मतलब हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स वगैरह पे हम सिग्नल्स कैच करते हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर बेस होता है। लेकिन बाकी पीछे से वो वायर्ड होता है, एक वायर के जरिए कनेक्टेड होता है। राउटर्स यूजुअली यूज राउटर में सारे पीसी के आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं। अगर हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं होगा राउटर के पास, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जब हम एक पैकेट को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह राउटर के थ्रू, तो अगर तो हमारा डाटा सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो हमें ये डॉट्स शो होंगे, और अगर हमारा डाटा सेंड नहीं हो रहा तो हमें ये सिंबल शो होगा। अच्छा, अनसक्सेसफुल में डॉट। अच्छा, मुझे समझ लगी कि शायद उल्ट का आया आपने। मेरे पास आता है गेटवे। गेटवे में हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है जिसके प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से, मतलब नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। मतलब अगर हम किसी ऑडियो फाइल को किसी टेक्स्ट फाइल के साथ अटैच करना हो तो हम उसके लिए गेटवे को यूज करेंगे। देन मेरे पास आता है स्विच। स्विच का काम होता है किसी दो डिवाइसेस को स्विच करना, मतलब एक दूसरे को अटैच करना। इसको हम मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि ब्रिज का काम भी यही होता है कि वो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। लेकिन स्विच में हम एक से डाटा को सेंड करते हैं एट अ टाइम एक से ज्यादा डिवाइसेस को। इसमें दो तरह की टाइप्स होती है स्विच की, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड देन ए कट थ्रू। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होगा, वो पहले एक पीसी जो होगा वो अपना पैकेट को अच्छी तरह रिसीव करेगा। जब उसका लगेगा कि उस पैकेट अच्छी तरह रिसीव हो गया देन वो उसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे उसको सेंड करेगा। लेकिन कट थ्रू में क्या होता है कि जैसे जैसे उसके पास पैकेट आता जाता है वो साथ साथ उसको सेंड करता जाता है, मतलब ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। जो पैसिव स्विच होता है वो एज अ हब काम करता है, और जो एक्टिव स्विच होता है वो इसको वर्क करते हैं एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे। हब मतलब वो पहले सारे कंप्यूटर्स को चेक करेगा, वर्क स्टेशन को चेक करेगा,
देन जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन होगी उस पर डाटा सेंड करेगा। लेकिन एक्टिव स्विच डायरेक्ट एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे डाटा सेंड कर देगा, उसको सारे वर्क स्टेशंस को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। देन मेरे पास आता है ब्रिज। ब्रिज का काम भी एक रिपीटर की तरह होता है, मगर इसमें एक खास कैपेबिलिटी होती है, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। मतलब ये चेक करेगा कि किस पोर्ट से हम डाटा को रिसीव करेंगे और किस पोर्ट पे डाटा को सेंड किया जाएगा, और किस पार्टिकुलर पैकेट को हमने रिसीव करना है और किसको सेंड करना है। इसमें हम यूजुअली आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस यूज करते हैं किसी डाटा या फ्रेम को सेंड करने के लिए। ये टू लेंस और पैकेट टू सेगमेंट्स को टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सेगमेंट क्या होता है, जब हम राउटर या ब्रिज की मदद से किसी नेटवर्क को सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम एक सेगमेंट का नाम दे देते हैं। दो तरह के ब्रिजेस होते हैं, लोकल एंड रिमोट। लोकल क्या होता है, एक सेम एरिया में हम जो नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं, और रिमोट में क्या होता है, एक डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है जो डिफरेंट एरियाज में होते हैं, और हम उसको कनेक्ट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइंस या रेडियो वेव्स वगैरह यूज करते हैं। ये जो स्विच में डिफरेंस ये होता है कि जो स्विच होता है इसमें कम्युनिकेशन स्लो होती है, लेकिन स्विच के जरिए कम्युनिकेशन हमारी फास्ट होती है। ब्रिज में हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं, और जबकि स्विच में हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा होते हैं। ब्रिज जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, मतलब इसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्विच के लिए हमें हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन? हेलो मैम। मैम ईमान नेक्स्ट शेयर करो। मतलब कि उसको उसके एड्रेस तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ब्रिजिंग। टू टाइप्स ऑफ ब्रिज है इसकी, ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स राउटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज है, इसको हम लीनियर ब्रिज भी बोलते हैं। इसमें एक टेबल हम बिल्ड करते हैं जिसमें हमारा फ्रेम्स के अंदर एक मैक एड्रेस होता है, और जो इथरनेट नेटवर्क होता है ना, उस वो जो है ट्रांसपेरेंट ब्रिज को यूज करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ब्रिज की ड्यूटीज। ये सबसे पहले फ्रेम्स को फिल्टर करता है और दूसरा ये फॉरवर्ड करता है। फिल्टर का मतलब है रोकना। अगर हमारा डेस्टिनेशन का और सोर्स का एड्रेस सेम हो जाता है तो ये रोक देता है, मतलब कि ये नेक्स्ट उसको फॉरवर्ड नहीं करता, और अगर डिफरेंट एड्रेस हो जाता है फिर ये उसको उसके सेगमेंट तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट सोर्स राउटिंग ब्रिज, इसको हम टोकन रिंग नेटवर्क में यूज करते हैं, और इन ब्रिजेस का जो एड्रेस होता है वो फ्रेम्स के अंदर इंक्लूड होता है। सेकेंड है कि फ्रेम नॉट ओनली द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। फ्रेम्स के अंदर सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस ही नहीं होता, इसमें हमारा ब्रिज का एड्रेस भी होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिजेस। राउटिंग टेबल, इसमें हम पर स्टेशन पे हमारे पास सिर्फ एक एंट्री होती है और ब्रिज हमारा नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, और इसको हम ये दिलाने के लिए यूज करते हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है क्या उस पर हमारा पैकेट रिसीव्ड हो गया है। नेक्स्ट है फिल्टरिंग, इसका मतलब होता है रोकना। ये हमारा रिमोट नेटवर्क के साथ होता है, और इसमें सिर्फ वही पैकेट्स जो होते हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाए जाते हैं जो कि ब्रिज को यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पैकेट्स आर फिल्टर विद, पैकेट्स को हम रोक देते हैं वहां पे जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन का और मल्टीकास्ट का एड्रेस होता है। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो हमारे एक पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में या एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है लर्निंग एल्गोरिदम, the process by which the bridge learn how to reach stations on the internet network. लर्निंग एल्गोरिदम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हमारा ब्रिज ये पढ़ता है या ये देखता है कि किस तरह उसने अपने स्टेशन तक पहुंचना है इंटरनेट नेटवर्क में। बस मैम मेरी हो गई। हमने उन्हें किस तरह मुखातिब करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
कि हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस आईपी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट पे, क्योंकि प्रोटोकॉल का मीन है कि एक चीज को रूल्स है वो हम हर तरह, लेकिन इंटरनेट रूल्स हैं, ठीक है। इंटरनेट को हम जब आईपी को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए पर्पस को इंटरनेट पर, तो उससे क्या होता है कि हमने जब भी इंटरनेट पे कोई काम करना हो, कोई डिवाइस कनेक्ट करनी हो, तो हर चीज ने हर किसी का अपना अपना आईपी होता है, ठीक है। फिर ये हम रूल्स होते हैं, हर किसी चीज के अपने रूल्स हैं। मैं बात कर रही हूँ, मेरे अपने रूल्स हैं, सेकंड पर्सन मुझसे बात कर रहा है, उसके अपने रूल्स हैं, ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या है? एड्रेस मतलब है कि अगर मैंने किसी से बात की है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी के घर जाना है, ठीक है, और उस पर्सन ने मुझे कहा है कि मैं उससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, उसमें रूल्स भी आ गए, लेकिन हर किसी के घर जाने का अपना अपना एक यूनिकली एड्रेस है, ठीक है। इस तरह इंटरनेट में भी यही चीज है कि हर डिवाइस और हर कंप्यूटर का जो कि नेटवर्क पर कनेक्टेड होती हैं, उन सब का अपना अपना एक आईपी एड्रेस है, ताकि हर एक को यूनिकली डिफाइन किया जाए कि कौन सा जो नेटवर्क, कौन सी जो डिवाइस है ये डिवाइस कौन सी है, ये किसका आईपी है, वो नेटवर्क पे स्टोर होता है, ठीक है। और इंटरनेट और उसके अलावा हर कंप्यूटर का एक अपना अपना एड्रेस होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, किसी भी ये न्यूमेरिकली लिखा जाता है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक होता है नेटवर्क एरिया और एक होता है होस्ट एरिया। नेटवर्क एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जो हम एलोकेट कर देते हैं किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है ना रिवर्स में, उसको हम लोग कहते हैं ये हमारा होस्ट पोर्शन है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि आईपी एड्रेस में हमारा कौन सा पोर्शन जो है वो होस्ट होता है और कौन सा पोर्शन है जो नेटवर्क्स है। ये तो डिपेंड करता है ना, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल की थी आईपी एड्रेसेस की, उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्लासेस कि कौन सी क्लास में लाई करेगी हमारी वैल्यू, तो हमने उस क्लास के मुताबिक दे चलना है कि हमारी कौन सी क्लास है और ये उसमें कितनी नेटवर्किंग बिट्स हैं। जैसे कि क्लास ए में 8 नेटवर्किंग बिट्स होती हैं और होस्ट बिट्स जो है वो 24 होती हैं, ठीक है। और आईपी के 2 वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 है वो हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, वो करंटली यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, आईपी वर्जन 4 है, ये अभी हम इजीली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आईपी वर्जन 6 है वो अभी नेक्स्ट है, अभी हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इसकी आईपी एड्रेसेस की, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 4 है क्या। आईपी वर्जन 4 जो है वो करंट वर्जन है हमारा आईपी एड्रेसेस का। इट कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स न्यूमेरिक एड्रेस। न्यूमेरिक एड्रेस का मतलब होता है कि न्यूमेरिक वर्ड्स, मतलब 0 to 9। इसमें अल्फाबेटिक्स नहीं यूज हो सकते, ठीक है, ना ही डबल वर्ड्स यूज हो सकते हैं। और न्यूमेरिक मीन कि मैथमेटिकली, मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फर्स्ट नीचे एग्जांपल भी दिया है कि इसको किस तरह लिखा जाता है। और किसी आईपी वर्जन जो 4 है, इसमें जब एड्रेस लिखने का सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि इसमें 4 सेट्स होते हैं और उनको डॉट्स की मदद से सेपरेट कर लिया जाता है, कोमा डॉट्स की मदद से। और हर पार्ट 8 बिट पे कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 66.94.29.13 है, तो ये हर एक ऑक्टेट है, मतलब 66 है ना, तो ये 8 बिट पे कंसीडर करता है। और हम 8 बिट को कैसे कंसिस्ट करते हैं? 0 to 7, 1 to 8 नहीं, 0 to 7। उसके बाद हम कहते हैं हमारी नंबर ऑफ रेंज क्या होती है, 0 to 225, मतलब कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 4, हम उससे 4 डिजिट नहीं लिख सकते, एक पोर्शन में 3 तक लिख सकते हैं, 0 to 225 की रेंज में, ठीक है। और हम लोग इसको डेसिमल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बात की कि इसमें सिर्फ 0 to 9 तक सिंगल वर्ड यूज होते हैं, डेसिमल वर्ड्स जिसको कहते हैं। और ये कंसिस्ट करते हैं 2 पार्ट्स पे, एक होता है वही सिंपल, वही आईपी एड्रेसेस पिछले की बात कर रहा है, जैसे मैंने पीछे कहा कि होस्ट और नेटवर्क आईडीज होती हैं, लेकिन इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है क्लासेस देके कि कौन सी आईडीज होस्ट है और कौन सी आईडीज जो है हमारी नेटवर्क आईडीज है, ठीक है। और उसके बाद अब देखें, जैसे कि टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ABCDE हमारी ई तक क्लासेस हैं, उस क्लासेस में रेंज क्या है, मतलब कि अगर हमारा आईपी 0 to 126 से स्टार्ट होता है तो हमारी नेटवर्किंग बिट्स जो है वो 8 होती हैं, ठीक है। और सून ऐसे ही लिखा हुआ है, और उसमें ये भी लिखा है कि होस्ट बिट कितनी है और उसकी नेटवर्किंग बिट्स कितनी है। और अब हमने कहा था कि जो इसकी पर पोर्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 7 होती है, मतलब कि 8 बिट। तो हमने उसका एक टेबल चार्ट करना ताकि जब हमें एग्जांपल दी जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, तो हम लोग उसे इजीली कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है हम अंडरस्टैंड करते हैं इस लैंग्वेज को, लेकिन हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो डिवाइसेज है, जो कंप्यूटर है, वो सारा सिर्फ बाइनरी सिस्टम पे चलता है, 0 and 1। उसमें 1 2 3 4 इन सब का
कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक 8 तक हो, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, क्योंकि हमें पता है कि हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास क्या है, 0 और 1। अब हम एक सिंपल आईपी को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? हम हमेशा, जैसे मैंने कहा, उसके पर पोर्शन में 8 बिट्स है, हमने उस पर डिपेंड रख के करना है, क्योंकि एक पोर्शन में 8 बिट्स जो है वो यूज की जा सकती हैं। एक 8 बिट्स होती है, तो हमने उस टेबल्स के हिसाब से करना है। जैसे कि अब मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल थी, हमारे पास सबसे पहला एड्रेस है 66। तो हमने अपने टेबल में देखना है कि कहाँ कैसे 66 बनता है, किन दो पोर्शंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो 66 को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैंने देखा, मेरे टेबल में ही लिखा है कि 2 की पावर 6 जो है वो 64 है, और 2 की पावर 1 जो है वो 2 है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 66 बनता है। जो दो टेबल्स की वैल्यू को मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरी ऑन है, वो बिट्स मेरी ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। उसके अलावा जो मैम ने हमें तरीका बताया था एलसीएम लेके करना, वो भी इजी है, लेकिन ये जरा इजी और इजी करने के लिए ये तरीका लिया गया है, क्योंकि वो एग्जांपल्स थी और ये जरा सिंपल से कॉन्सेप्चुअल बताया जा रहा है। ऐसे ही जैसे हमारे पास 94 है, अब हमारे पास 94 कैसे आता है, हमने देखना है हमारी कौन कौन सी बिट ऑन है। हमारे पास 64 ऑन हो सकती है और 16 ऑन हो सकती है, तो 80 हो गया। 80 के अंदर अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो 88, फिर 4 प्लस किया तो 92, और देन 2 प्लस किया तो 94। मतलब हमारे पास 132 और 128 की जो बिट्स हैं वो ऑफ हो गई, और जो हमने प्लस की जिससे हमारा 94 आ रहा है वो हमने सारी ऑन कर दी। इस तरह हम इसे जो है कंप्यूटर जो है वो कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्जन है वो है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 जो है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अभी करंटली यूज नहीं हो रही, ये आने वाले टाइम के लिए जरूर है, इस पे भी जो वर्क है वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने उसमें पढ़ा था कि आईपी वर्जन 4 में सिर्फ 32 बिट्स होती है, क्योंकि उसका ईच पार्ट 8 बिट पे कंसिस्ट करता है, और उसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो 8 को खुद ही मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ तो 32 बिट्स। लेकिन आईपी वर्जन 6 में इसके ईच पार्ट में 16 बाइनरी नंबर्स होते हैं, मतलब 16 बिट्स होती हैं, और इसके 4 नहीं 8 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल 128 बिट्स होती हैं, जिसे हम हेक्साडेसिमल एड्रेस में लिखते हैं। हेक्साडेसिमल एड्रेस में हम इसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें 128 बिट्स है, इसमें टोटल 16 बिट्स हैं, ठीक है। एक पोर्शन की बात कर रही हूँ, टोटल में 128 ही है। 16 बिट्स है, और हम लोग 0 to 9 तो न्यूमेरिक वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 आ गया, तो हम उसे 10 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हम तो उसे बाइनरी में चेंज करना चाह रहे हैं। 11 आ गया, ठीक है। अगर चले 10 और 11 भी बाइनरी में फॉर एग्जाम्पल हम लिख लें, लेकिन 12 तो नहीं लिख सकते, 13 तो नहीं लिख सकते। तो हम हर चीज को हमने इन सबको अल्फाबेटिक से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने नीचे एक छोटा सा चार्ट बनाया जिसमें मैंने लिखा है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की 11 है, सी की 12 है, सो ऑन। ऐसे ही 15 की होती है, 15 तक चलता है, 0 to 15, मतलब टोटल 16 बिट्स होती हैं, ठीक है। इसके नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया। लेकिन यहाँ पर जब हमने जो एड्रेस पर्सन देता है ना कंप्यूटर को, हम जब असाइन करते हैं, तो हमारा जो एड्रेस है ना वो इस फॉर्म में लिखा होता है कि हमारे पास 8 पोर्शंस होते हैं, लेकिन हमारा ईच पोर्शन में सिर्फ 4 वैल्यूज होती हैं। और लेकिन मैंने अभी कहा कि बाइनरी नंबर्स में 16 बिट्स यूज की जाती हैं, तो वो 16 बिट्स कैसे बनती हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, लेकिन जब हम एड्रेस देते हैं तो हमारी एड्रेस के जो पर पोर्शन के पर वर्ड है ना, जो हमारे पास, जैसे मेरा फर्स्ट एड्रेस है 76DC, तो मेरा जो 7 है ना वो 4 बिट पे लाई करता है, फिर मेरा 6 4 बिट्स पे लाई करता है, फिर मेरा डी भी और सी भी। जब इन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 16 बिट्स पे लाई कर गया। इस तरह के, क्योंकि हम लोग 16 बिट्स नहीं लिख सकते, हमने 4 ही देनी है। कंप्यूटर को पता है कि ये आईपी वर्जन 6 की बात करें, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिक यूज हो रहा है, इसलिए उसने पता है कि इसमें 16 बिट्स का काम है, ठीक है। और उसके अलावा अब मैंने जैसे कि उसमें हमने कन्वर्शन की थी, इसी तरह हम इसमें भी कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास इसमें हम लोग, अब मैंने कहा 1 जो उसका एक डिजिट है वो सिर्फ 4 बिट पे लाई कर रहा है, जो एक पोर्शन का एक जो वर्ड है वो 4 बिट पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका चार्ट भी सिर्फ 4 बिट पे रहता है। जो हमने आईपी वर्जन 4 में पढ़ा उसमें था कि वो 8 बिट पे लाई करता है, क्योंकि 8 बिट पे लाई करता है उसका पर पोर्शन, तो हमने उसे 8 पे किया था, लेकिन इसका किस पे लाई करता है, सिर्फ 4 पे। अब जैसे 7 है, 7 आ गया 4 + 2 + 1, मतलब
इसमें जो 4 की, 2 की और 1 की बिट है वो ऑन होगी, बाकी ऑफ होगी। 6 आया तो इसमें 4 और 2 की ऑन होगी, बाकी दोनों ऑफ होगी। ऐसे ही डी आया, डी क्या होता है 13। 13 में भी क्या आया कि हमने किन 3 चीजों को प्लस करके 13 लिया, 8, 4 और 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सी की वैल्यू होगी। अब देखें हमने जब इसकी कन्वर्जन बाइनरी में की तो मैंने साइड पे लिखा है कि 76DC जो है उसकी जो 7 की वैल्यू क्या है 0 1 1 1। मतलब देखो एक पोर्शन के एक वर्ड की 4 बिट वैल्यूज हैं। ये कंप्यूटर को पता है। हम जब लिखते हैं हम अपनी तरफ से सिर्फ उसकी 4 बिट्स ही लिख रहे हैं। ठीक है, 4 सिंगल वर्ड्स ही लिखने हैं, लेकिन हमारी ईच जो वर्ड्स है वो 4 बिट्स पे कंसिस्ट करती है। ये था आईपी वर्जन 6। इससे ज्यादा अभी इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता इससे, क्योंकि ये अभी तक इतना ही एक्सपोज किया गया है। यस मैम, हो गई। वो मल्टीपल, क्विक। जैसे कि मल्टीप्लेक्सर है, इसमें 3 डिफरेंट हमें सिस्टम हो रहे हैं और तीनों के डिफरेंट सिग्नल्स हैं। लेकिन जो मल्टीप्लेक्सर है ना, उसने तीनों का एक एक सिग्नल लिया है। ये उसका अपना इशू है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है और उसने कितने सिग्नल्स लेने हैं, और उसने आगे कन्वर्ट कर दिया है। वो जो आगे डीमल्टीप्लेक्सर लगा है ना, उसने इन तीनों सिग्नल को एक एक करके डीमल्टीप्लेक्सर करना है। मतलब कि जो हमारे पास मल्टीपल सिग्नल हुए हैं ना, उनको दोबारा सेपरेट कर देना है। और आगे मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स हैं। मल्टीप्लेक्सिंग के 2 टाइप्स हैं, एनालॉग और डिजिटल। आगे एनालॉग के फर्दर 3 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, एफटीएम और वेव डिवीजन। और जो डिजिटल है उसके 3 टाइप हैं, टाइम डिवीजन, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन टेक्निक है ना मल्टीप्लेक्सिंग की, उसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल में वाज़ेह है कि 3 टेलीफोन है और तीनों के अलग-अलग सेपरेटली सिग्नल है। इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी की बेस पे इनको डिवाइड करते हैं और एक अलग सिग्नल उनको दे देते हैं। और जो हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी की डिवीजन की होती है ना, उस हिसाब से जो सिग्नल बनता है हम लोग आगे वो कन्वर्ट करते हैं। और आगे डीमल्टीप्लेक्सर लगा होता है, उसने उसको फिर से डीमल्टीप्लेक्सर करके फिर से आगे फर्दर डिवाइड कर देना। आगे है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जैसा कि पिछली में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिवाइड किए थे सिग्नल को, और उसी की बेस पे आगे हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया था। इसमें हम लोग वेवलेंथ के हिसाब से करते हैं, यानी कि हम लोग उनकी नई वेवलेंथ को हम लोग देखते हैं कि किस सिग्नल की कितनी वेवलेंथ है, और उसको आगे फिर कन्वर्ट करना है। लेकिन वो जो था ना, वो हम लोग एनालॉग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए करते थे और ये ऑप्टिकल सिग्नल के लिए करते हैं। होता दोनों ही एनालॉग के लिए है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए हम लोग करते थे फ्रीक्वेंसी की, और ये वाली जो है हम लोग ये ऑप्टिकल सिग्नल के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 सिग्नल्स हैं डिफरेंट सिस्टम्स के, उन चारों की डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तो उस वेवलेंथ के हिसाब से डीमल्टीप्लेक्सर के लिए ये आसान होगा कि कौन से सिग्नल की कौन सी वेवलेंथ है, उसको आगे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। आगे है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हम लोग ना हर सिग्नल को एक टाइम दे देते हैं। हर सिस्टम के पास ना एक टाइम होता है कि उसने उसी फिक्स टाइम में अपना सिग्नल कन्वर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन जो नंबर 1 है उसके पास अपना टाइम है, 2, 3, इसी तरह 4 के पास अपना अलग-अलग टाइम है, और ये सिर्फ अपने फिक्स टाइम पे ही सेंड हो सकते हैं। इसी तरह फिर डीमल्टीप्लेक्सर को पता होगा कि इस टाइम ये वाले सिस्टम का सिग्नल आना है, तो वो उस टाइम में उस वाले सिग्नल को आगे ट्रांसफॉर्म कर देगा। टाइम डिवीजन के जो आगे फर्दर टाइप्स है ना, वो 2 टाइप्स हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। जो सिंक्रोनियस होता है ना, उसमें ये होता है कि सबको दिया तो टाइम जाता है, फिक्स टाइम होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि 1 वाला जो है ना, अगर उसका सिग्नल है तो वो चला गया, दूसरे वाला भी चला गया, लेकिन अगर तीसरे वाले के पास नहीं है ना, तो वो खाली जाएगा, फिर जाके चौथे वाला जाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंक्रोनियस है उसमें सिग्नल खाली जाएगा, लेकिन एसिंक्रोनियस खाली सिग्नल को अलाउ नहीं करता कि वो चला जाए। वो ये कहेगा अगर 1 वाला सिस्टम का सिग्नल चला गया, 2 का चला गया और 3 वाले का नहीं है ना, तो वो 4 वाला सेंड कर देगा। और आगे है हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिवाइड किया है, वेवलेंथ की बेस पे डिवाइड किया और टाइम की बेस पे, लेकिन इसमें क्या होता है, हर सिग्नल के पास ना एक यूनिक कोड चला जाता है। हम लोग मैथमेटिकल ये टेक्निक है ना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी यूज होती है ना ही वेवलेंथ, यानी कि टाइम में लिमिटेशन कोई नहीं है, इसमें पूरा टाइम यूज होगा। वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता है और उसकी वेवलेंथ भी मैक्सिमम होगी।
यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता, वो मैथमेटिकल अपने कोड को यूज करते हुए आगे फॉरवर्ड जाएगा। मल्टीप्लेक्सर कोड देगा उसको और डीमल्टीप्लेक्सर उस कोड की बेस पे उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये इसके कोड है, यानी कि हर किसी के पास एक एक कोड दिया हुआ है। जैसे ही उसका कोड होगा, मल्टीप्लेक्सर को पता होगा कि ये वाले कोड ने इस सिस्टम के पास जाना है, तो डीमल्टीप्लेक्सर उसको उसी सिस्टम के पास ही भेजेगा। इनका ओवरव्यू ये है कि एफडीएमए में हम लोग हर सिग्नल की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी की बेस पे असाइन किए जाते हैं। टाइम डिवीजन में ये होता है कि उस पर टाइम लिमिट लग जाती है कि उसी टाइम में ही फॉरवर्ड करना है। लेकिन कोड, ये जो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें ना तो कोई टाइम लिमिट है, ना ही इसमें फ्रीक्वेंसी की लिमिट है। ये 24 आवर ट्रांसमिशन है, यानी कि ये सारा टाइम चलती ही रह सकती है, लेकिन अपने एक कोड के साथ। एनी क्वेश्चन? नो गुड, सबके लिए आपका ग्रुप अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ओवरऑल आप लोगों ने। अच्छा जी, चलें फिर नेक्स्ट, कल रेडी रहें, ठीक है। अब मैंने वेब की भी देनी है आप लोगों को प्रेजेंटेशन।